हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिहार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों, और इस घाटी को सभ्यता को जो शुरुआत है दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके उत्खनन करता है यानी कि इसके इसको ढूंढने वाले और इसको इसकी खोज करने वाले, और इसके अंदर कौन कौन से स्थान है और कौन से स्थान किस किस राज्य में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों, और ये इसकी व्यवस्था किस तरीके से, इसकी नगरीय व्यवस्था किस तरीके से, इसके अंदर कौन कौन से वस्तुओं का खोज हुई और किसने इसकी खोज की दोस्तों, सारे वीडियो को डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल आपको अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर भी आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर अच्छी तरीके से इस वीडियो को अगर कंप्लीट पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया दोस्तों आपको, तो आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, और उसके अंदर कौन कौन से स्थान थे और कौन सी स्थान कौन से राज्य में स्थित है, जिसकी वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी कैसी दोस्तों, इस सभ्यता का उद्देश्य सिंधु नदी घाटी होने का सिंधु सभ्यता तथा इसे प्रथम उत्खनन विकास केंद्र होने सिंधु सभ्यता के इसके प्रमुख विकास केंद्र हड़प्पा के नाम हड़प्पा सभ्यता की आदित्य काल होने के कारण आदित्य प्रदेश सभ्यता से नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इस सभ्यता का उदय सिंधु घाटी नदी होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है, और प्रथम उत्खनित विकास केंद्र हड़प्पा के यानी कि प्रथम उत्खनित केंद्र जो इसका प्रथम उत्खनित केंद्र था वो हड़प्पा था, और इसका विकास केंद्र यानी कि विकसित केंद्र भी वही था, हड़प्पा ही था दोस्तों। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, हड़प्पा सभ्यता, इसी के लिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात यह है कि आदि ऐतिहासिक काल यानी कि इसकी आदि ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भारतीय सभ्यता कहा जाता है। यानी तीन इसी सिंधु सभ्यता को हिंदू सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के कारण और उत्खनित केंद्र विकास केंद्र होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता, और इसका ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आदि जानकारी प्राप्त होने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता कहा जाता है दोस्तों, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त दोस्तों। इस स्थान के जो हड़प्पा जो अवशेष जो वो प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ से प्राप्त दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों कि इस जो कार्बन डेटिंग प्रणाली द्वारा पद्धति जो सभ्यता की जो तिथि दोस्तों वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दोस्तों जो कि ईसा पूर्व जैसे ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके ईसा पूर्व ही इसको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता को माना गया है कि इस ईसा पूर्व से के बीच में ये सभ्यता मानी गई है दोस्तों। इस खोज में ये पता चला है कार्बन डेटिंग पद्धति जो भी अगर मतलब पुरानी कोई सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो कार्बन डेटिंग प्रणाली होती है, उसी के आधार पर उसके अवशेष, वहाँ से मिली हुई वस्तुएं, वहाँ से मिले हुए जो भी साधन होते हैं उसके उनको रेटिंग की जाती है। उसके बाद ही उस पद्धति से पता लगा जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं, तो ये सभ्यता उस डिटेल में पता चल पाता है कि कितने साल पुरानी सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता पुरानी है दोस्तों, ये कितने साल पुरानी दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से लगा 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। आपको पता हो गया दोस्तों, इसमें डिटेल में और पढ़ते दोस्तों इसके बारे में। हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरी माने दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास यानी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति, इसी क्रांति को प्रथम क्रांति के रूप में माना जाता है दोस्तों। भारतीय जन्मदाता एलियन का नियम दोस्तों, भारतीय पुरातत्व जो विभाग के जन्मदाता अगर मान लीजिए कि पुरातत्व की जो पहले जानकारी इकट्ठा करने वाले अगर जन्मदाता माना जाता है तो वो कौन माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है कि सारी जानकारी जो पुराने जो अवशेष होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसको माना जाता है दोस्तों, पुराने वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है का श्रेय आश्रय जो भी जो अवशेष होते हैं, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनके लिए एक उनको खजाना को अगर किसी विभाग में अंदर संग्रहित करके रखा जाए तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है, बलार्ड कर्जन को दिया जाता है। अंग्रेज को दिया जाता है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को ये प्राप्त है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन से दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन कि ये सभ्यता कौन सी ताम्र युगीन थी, कांस्य युगीन थी या कौन सी युगीन थी ये तो इसकी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी यानी कि उस समय कांसे का निर्माण हुआ करता था दोस्तों। फिर बात करें सभ्यता के केंद्र पंजाब तथा सिंध में था दोस्तों, ये स्थल कहाँ था दोस्तों, पंजाब तथा सिंध में। सिंध यानी कि सिंध कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है, तो ये सिंध स्थान और पंजाब के स्थान में ज़्यादातर था तथा इसका विस्तार दक्षिण पूर्व दिशा में हुआ दोस्तों। इसका जो विस्तार मान लीजिए कि कोई हमारा भारत देश इस तरीके से
बना हुआ दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर है और ये हमारा गुजरात हो गया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों तो ये क्या है कि जो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो इसका विस्तार दक्षिण और पूर्वी दिशा में ज़्यादा हुआ दोस्तों। तो इसका जो विस्तार है वो इस तरीके दोस्तों, ये पाकिस्तान का सिंध एरिया है दोस्तों, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों इस तरीके से अधिकतर हुआ दोस्तों। इस एरिया में ज़्यादा हुआ और इस एरिया में ज़्यादा हुआ, इस तरीके से ये सिंधु सभ्यता बनी है दोस्तों। फिर दिशा में ज़्यादा हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भी शामिल है इसमें दोस्तों। इसमें केवल अपन नहीं कह सकते कि पंजाब में सिर्फ पंजाब ही था इसमें, और जम्मू कश्मीर दोस्तों इसमें बहुत सारे पंजाब के सिंध के साथ बलूचिस्तान के साथ पंजाब, हरियाणा और दोस्तों यहाँ तक कि पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग, यानी कि मान लिया जाए कि ये हमारा ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। इसमें सही तरीके मैप नहीं बन पा रहा दोस्तों, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों। इस बता देते हैं दोस्तों, इसमें क्या जैसे ये था सिंधु दोस्तों और ये था जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो इसमें क्या था, ये जो सिंध और पंजाब तो था ही से दोस्तों, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये जो एरिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ये एरिया उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और ये पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये सब एरिया दोस्तों किस में आ गए दोस्तों, ये इस एरिया में आ गए थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता के अंदर यहाँ तक फैल गई थी सभ्यता दोस्तों ये। और इस दोस्तों दक्षिण एशिया मोहने तक सीमांत भाग इस फैला उत्तर प्रदेश, जम्मू, मतलब ये दोस्तों ये फैला उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगा के दक्षिण में हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा तक फैल गए थे दोस्तों। और ये मुहाने तक, और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान, यानी पश्चिम बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास में बलूचिस्तान है, वहाँ के पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक पहुँच गया दोस्तों। ये एरिया किस तरीके से, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, ये जम्मू कश्मीर था दोस्तों, तो इस तरीके से ये एरिया जम्मू कश्मीर गुजरात से लगाकर इस तरीके से ये कहाँ तक फैल गया दोस्तों, या उत्तर प्रदेश तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इस तरीके से ये नर्मदा तक और इस तरीके से ये पूरा जम्मू कश्मीर इस तरफ फैल गया दोस्तों। फिर ये जो मेरठ तक पहुंच गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, यह संपूर्ण त्रिभुजाकार था। किस तरीके से फैला होता दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर था इस तरीके से दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर था और ये गुजरात था दोस्तों इस तरीके से। तो ये गुजरात इस तरीके से था दोस्तों, तो ये किस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ से फिर इस तरीके से ये पूरा त्रिभुजाकार इस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से ये गुजरात फैल गया था दोस्तों। और दोस्तों यह संपूर्ण इस क्षेत्रफल का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका पूरा अगर एरिया की बात करें दोस्तों, ये कहाँ तक फैल गया दोस्तों, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था दोस्तों। और इस तरह के क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही है दोस्तों। ये आधुनिक जो क्षेत्र है हमारा भारत पाकिस्तान से तो बड़ा ही है दोस्तों। जो पाकिस्तान है उससे काफ़ी बड़ा था दोस्तों। और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था, यानी प्राचीन क्षेत्र मेसोपोटामिया जो मिस्र की जो सभ्यता है मेसोपोटामिया उससे भी काफ़ी बड़ा था। और ईसा पूर्व दूसरी संसार में सब किसी भी सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र जैसा बड़ा ही नहीं था दोस्तों। ये तो ईसा से पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी से संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। यानी कि सबसे बड़ी संस्कृति सभ्यता कौन सी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों। तो ये सारी डिटेल आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी और ये कहाँ कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे और कौन से कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया था और दोस्तों ये कहाँ तक फैल गई थी और इसका वर्ग क्षेत्र कितना था दोस्तों। इस सारी डिटेल इस वीडियो अब दोस्तों इसको नक्शे के माध्यम से समझते दोस्तों। इसका नक्शा किस तरीके से था, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं थी दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों। इसमें हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं दोस्तों कहाँ से कहाँ थी। जम्मू कश्मीर में मांडा एक जिला है, वहाँ से लगाकर देमाबाद महाराष्ट्र की सीमा तक, दक्षिणी सीमा तक और इस तरह पश्चिमी सीमा सुध कांगेर और बलूचिस्तान लगाकर आलमगीरपुर मेरठ तक इसका हिस्सा था। इसके बीच में ही हमारे ये सभ्यता बसी हुई थी दोस्तों। आपको अगर एग्जाम पूछना कि उत्तरी कौन सा हड़प्पा सभ्यता सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था, तो ये मांडा था। दक्षिण जम्मू कश्मीर का मांडा जिला था। और अगर दक्षिणी बात देमाबाद था महाराष्ट्र का, दक्षिण और उत्तर प्रदेश की और बलूचिस्तान की बात पूर्वी पश्चिम बात करें दोस्तों, पश्चिमी कौन था तो दोस्तों ये था पश्चिम सुध कांगेर था। और आलमगीरपुर इसका पूर्वी हिस्सा था दोस्तों। आपको मैप के माध्यम से समझ में आ गया दोस्तों। अभी नीचे बात करें दोस्तों नदियों के किनारे बसे दोस्तों। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे होते हैं इसके नदियों के किनारे। तो सबसे पहले बात है नड़प्पा, रावी नदी के, मोहन सिंधु नदी के, लोथल, भोगो नदी, कालीमग, गहरी नदी, रोपड़ नदी, सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर, हड़प नदी के, सुध कांगेर, डास्टर नदी के किनारे, कुणाल सरस नदी के किनारे, बनवाली सरस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इस तरीके से नदियों के किनारे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सभी नदियों के किनारे बसे हुए देशों के शहरों के नाम आपको याद कर लेना चाहिए। कौन सी नदी पर तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर मैं इसको याद करना डबल पढ़ूंगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको केवल एक बार अच्छी तरीके से समझ पढ़ लो तो आपको समझ आए दोस्तों। हड़प्पा स्थान खोज करता है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो खोज उसकी किसी खोज की करता कौन दोस्तों, तो अब कुल 1000 स्थलों पता चल दोस्तों। अभी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर 1000 स्थलों का स्तर पता चल चुका है कि कौन से स्थल कहाँ से होते हैं। इस तरह के 1000 स्थलों का स्तर पता चल चुका है। लेकिन इनमें से कुछ स्थान व्यवस्था के तो कुछ परिपक्व, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे उत्खनन अभी पता चल रहा है कि हाँ ये अभी यहाँ पे कोई स्थल थे, इस तरीके से पता चल रहा है। अभी पूरी अवस्था में उसके
बारे में जानकारी प्राप्त ना हो पाई है, लेकिन कुछ जानकारी ऐसे है जो कि परिपक्व अवस्था में यानी कि पूरे होने की कगार पर है कि हाँ ये पूरी जानकारी यहाँ से इकट्ठा मिल गई। ये जिस तरीके से सिंधु सभ्यता है तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके हमारे बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए उनको कुछ आरंभिक अवस्था में, इसलिए उनको पूरी जानकारी न होने के कारण उनको कुछ केवल नाम नहीं दिया गया, इसलिए कुल आरंभिक अवस्था में, और कुछ है जो कि पूरी अवस्था में है, लेकिन कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के तो कुछ पुरानी अवस्था में ऐसे ही पड़े हैं जो कि अभी उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों जो परिपक्व अवस्था में वाले कम ही जगह यानी कि पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले जगह में वो कुछ कम ही ऐसे एरिया बचे हैं जहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त होना संभव नहीं मिल पा रही है, इसलिए परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। इनमें से आधा जनों को ही नगर की संख्या दी, इनमें से केवल 1000 लोगों 1000 में से केवल 500 नगरों को ही संख्या दी जा सकती है कि हाँ ये नगर इस तरीके के थे। तो इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कौन कौन से थे, वो पंजाब का हड़प्पा तथा सिंधु का मोहनजोदड़ो। इसमें सबसे अगर बात की जाए कि हाँ इनको जानकारी पूरी इकट्ठी जानकारी मिल के हाँ यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे थे, वहाँ के रहने खाने पीने का रहन सहन का स्थान इस तरीके से था, वहाँ पे लोग इस तरीके से रहते थे, उस पूरी जानकारी प्राप्त होने का केवल 2 ही स्थान ऐसे पंजाब का, एक तो सिंध और कौन सा दोस्तों, सिंध का महान, पंजाब का हड़प्पा होता था, सिंध का मोहनजोदड़ो, 2 ही स्थान है जिसका शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है प्रेतों का टीला यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता है। दोनों ही स्थल पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो राखल, इसके जो जो यहाँ पे जो इन्होंने कौन कौन से मोहनजोदड़ो और इनको सारे जो स्थानों की खोज, जो मेन जो टॉपिक, जो मेन स्थल है उनकी खोज किसने की थी और जो पूरी जानकारी प्राप्त होगी उनके बारे में, तो उनके कौन कौन ने इसकी खोज की इसके बारे में यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसी दोस्तों राखालदास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर ने की थी, हड़प्पा से धर्म साहनी माधव स्वरूप ने की थी, चौधरी गोपाल मंजूर, अर्नेस्ट मेके, लोथल के रंगनाथ मधु, कालीबंगा अमला, गोविंद ब्रजवासी लाल बरवाली, अरिंदर बिष्ट ने, प्रोपन जगह शर्मा ने और सुल्तान सरमाकल, अर्नेस्ट आइस्टिल ने इसकी खोज की। सारे आपको एक बार इसको पढ़ लोगे, आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस किसने इसकी खोज की थी दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे नीचे नगर विन्यास पद्धति कौन सी, नगर विन्यास यानी कि नगर की जैसे मान लिया आज की बात करें तो हमारे जो नगर और गाँव बसे होते हैं किस एरिया में बसे हो, हमारे गाँव और हमारे जो घर बसे होते हैं किस घर किस तरीके से बसे होते हैं दोस्तों, इस तरीके से बसे होते हैं दोस्तों। ये हमारी ये व्यवस्था इस तरीके से कैसे, तो ये तो घर हो गए दोस्तों, सारे ये मकान हो जाते हैं से, और ये लंबी सड़क हो जाती है, ये सारी लंबी सड़क हो जाती है, इस तरह घर हो जाते हैं, ये सारी लंबी सड़क हो जाती है, इस तरीके से ये घर बने होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा एरिया नहीं था दोस्तों। उस समय क्या था दोस्तों कि उस समय नगर में उस समय ग्रिड पद्धति कैसी थी, इस तरीके से पद्धति दोस्तों, ये इस तरीके से पद्धति हुआ करती थी, किस तरीके से, इस तरीके से पद्धति हुआ करती, ग्रिड पद्धति थी दोस्तों। उस समय किस तरह के मकान बने थे, इस तरीके से मकान बना होता था, और इधर जो एरिया था दोस्तों ये गली का था, ये क्या था गली, ये गली का एरिया था दोस्तों, यानी पूरी ग्रिड पद्धति थी और इसमें गली का यानी कि ये जो थे मकान थे दोस्तों, ये क्या थे मकान थे, इसके इस तरीके से ये उनके दरवाजे थे दोस्तों। उस समय ग्रिड पद्धति इस तरीके से अपनाई गई थी दोस्तों कि उसमें 2 या 4 मकान इस तरीके से और उसके आस पड़ोस क्या फिर सड़कें बना करती थी। नगर में आयताकार बड़े बड़े चौड़ी गलियाँ होती थी, चौड़ी इनकी गलियाँ भी किस तरीके से चौड़ी, जो आस पड़ोस तो ये मकान हो जाते थे लेकिन इसकी चौड़ी गलियाँ भी होती थी, इस तरीके से ये गलियाँ भी होती थी दोस्तों। और 2 एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, जो एक दूसरे के मान लीजिए कि मकान इस तरीके से बना हुआ है, ये मकान इस तरीके से 3-4 मकान इस तरीके बने हुए हैं, लेकिन इनकी जो गलियाँ थी दोस्तों वो एक दूसरे को समकोण पर मतलब कोई गली इधर से गई और गली इधर से गई, तो ये गली इस तरीके से इस गली काटती थी और इसके बीच में क्या मकान थे दोस्तों, ये सारे इस तरीके से मकान थे, समकोण पर काटती थी। वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में क्या था दोस्तों कि वास्तुकला वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासी सभ्यताओं ने किया है दोस्तों। किसने किया वास्तुकला, नहीं वस्तुओं का जो कला का निर्माण किसने किया है दोस्तों, वो आरंभ सिंधुवासियों ने ही किया है। सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता की कौन सी व्यवस्था थी, वो ग्रामीण व्यवस्था थी या नगरीय व्यवस्था थी दोस्तों, इस नगरीय व्यवस्था थी। ये आपको ध्यान रखना कि ये सिटी की व्यवस्था जैसी थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को क्या काटती थी, समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से काटती थी यहाँ पे, और इधर क्या मकान बने हुए थे, इस तरीके से मकान बने हुए होते थे ये दोस्तों, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। और मोहनजोदड़ो सबसे दरवाजे सड़कों के ओर खुलते थे दोस्तों, बौने 2 मंजिल थे यानी कि डबल मंजिल मकान बने होते थे दोस्तों, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे दोस्तों। कहाँ दरवाजे किस तरीके से खुलते थे दोस्तों, ये दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सड़कें जो दरवाजे खुलते थे वो किस तरीके खुलते थे दोस्तों, ये दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, आपको एग्जाम के और नॉलेज की बेसिस पर समझना चाहिए। और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी अन्ना नगार है। अन्ना नगार दोस्तों अन्ना नगार एक इमारत का नाम है जो कि नहाने धोने के एक अन्ना नगार थी जिसे नहाने धोने के लिए यूज़ किया जाता है। इमारत का नाम अन्ना नगार है। फर्श कच्चा होता है, जैसे उस समय कोई पक्की ईंटों का निर्माण नहीं होता था दोस्तों, फर्श केवल कच्चे थे, यानी कि उसके मिट्टियों के बने होते थे। लेकिन कालीबंगा में पक्के फर्श मिले, यानी कि कुछ पत्थरों के फर्श भी मिले दोस्तों। कहाँ मिले वो, कालीबंगा मिले। कालीबंगा स्थान था, वहाँ पर ये
फर्स्ट में कृषि क्या थी दोस्तों, कृषि कपास का उत्पादन उस समय क्या सिंधुवासी कपास के यानी कि कपास का उत्पादन ज़्यादा किया करते थे, यानी रुई का निर्माण ज़्यादा किया। सिंधु चावल साग लोथल से बाजरा साग लोथल और जैसे ये क्या सिंधुवासी सभ्यता दोस्तों उस समय क्या कपास का निर्माण के साथ साथ चावल का भी लोथल से चावल के साग मिले। लोथल में सौराष्ट्र बाजरे का निर्माण बाजरे का भी उत्पादन का मिले दोस्तों, बाजरा करते थे। सरसों राई और सरसों का भी लाके काली बंगाल उत्पादन यानी कि राई और सरसों का भी वो यूज़ करते, यानी कि उस समय रागी और सरसों का भी वो कुछ साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। सिंधुवासी हल यानी साक्ष्य बनवाली यानी हल का भी निर्माण हल भी उसी समय बनवाली में हल का भी एक कोई निशाना मिला है जो कि बनवाली मिला है, जो कि हल का भी यूज़ वो करते। काली बंगा जोते हुए खेत के साक्ष्य यानी कि कुछ जोते हुए काली बंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी जोते हुए खेत यानी पहले खेत जोते थे। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त यानी कि कोई गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं। पशुपालन कैसे सिंधु हाथी और घोड़े दोस्त क्या था सिंधुवासी जो थे वो हाथी और घोड़े का निर्माण ज़्यादा करते थे, यानी कि घोड़े और परिचित संबंधित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल थे दोस्तों। उस समय सिंधु हाथी और घोड़े तो थे, लेकिन उस समय क्या थे दोस्तों उनको पालतू बनाने में असफल थे, यानी कि वो उनको पालतू नहीं बना थे, बस ऐसे ही केवल हाथी घोड़े थे, लेकिन उसको ऐसे छूटे छोड़ दिया जाएगा। घोड़े का साक्ष्य छूट को अस्थि पंजर प्राप्त हुए नहीं कि उस समय जो अस्थि होती है उसके जो नीचे का जो एरिया होता है जो चलते फिरते उससे नीचे का एक एरिया होता है जिससे अस्थि पंजर कहा जाता है, से प्राप्त होता है। जैसे नाखून होते इस तरीके से अस्थि पंजर मिले हैं, वो घोड़े के मिले हैं। कहाँ से सूर्यकोटला से मिला है, तो घोड़े का भी उस समय यूज़ होता था। उस समय सिंधुवासी को गेंडा बंदर भालू खरहा जानवर ज्ञान उस समय सिंधुवासी को गेंडा बंदर भालू और खरहा आदि जंगलों का ये कब की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात करें दोस्तों। बहुत साल यानी कि 2.5 मतलब 2500 साल से लगाकर 17 यानी कि 1750 साल की पहले की बात करें। शेर का कोई साक्ष्य नहीं है, यानी शेर का कोई साक्ष्य नहीं है, शेर वगैरह कोई था नहीं, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। व्यापार एवं वाणिज्य कैसा था सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन उस समय कोई ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी कि यार कोई सिक्का चल रहा है या कोई नोट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। केवल क्रय विक्रय वस्तु विनिमय यानी कि कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ ही हम दे सकते। मान लीजिए कोई अगर कोई सामान ले रहा है, मान लीजिए कोई अगर घड़ा ले रहा है तो वो घड़ा ही दे सकता है बाद में, और अगर कोई मान लीजिए किसी आटा दे रहा है तो आटा के पैसे से नहीं बल्कि आटा के साथ आटा ही दे सकता है। ऐसा ही कुछ करके वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्रय विक्रय के लिए सिंधु सभ्यता लोग अन्य सभ्यता के लोग साथ व्यापार करते दोस्तों। उस समय का व्यापार करने के लिए अन्य सभ्यता के लोगों के साथ अन्य सभ्यता थी उस समय की, उन लोगों के साथ वो सब व्यापार करते थे दोस्तों। फिर नीचे बात करें प्रमुख आयातित वस्तु, यानी उस समय कहाँ से कौन से धातुएं आयातित होती थी उस समय, कहाँ से जैसे मतलब सोना चांदी टंगस्टन सोना चांदी संग लाजवर्त संभव थे, ये सब तांबा कहाँ से प्राप्त होता था। टीन कहाँ से लाते थे दोस्तों, वो अफगानिस्तान ईरान से तांबा खेतड़ी से लाते थे, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना अफगानिस्तान दक्षिण भारत से लाते थे, सीसा ईरान अफगानिस्तान और लाजवर्त मेसोपोटामिया से लाते अफगानिस्तान संभव हड़प्पा दोस्तों उस समय संभवत। ये सब दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि टीन कहाँ से लाते तो अफगानिस्तान ईरान से, तांबा का खेतड़ी राजस्थान से, चांदी का अफगानिस्तान ईरान से, ये दोनों चांदी और टीन वहीं से लाते थे तो अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका सीसा ईरान अफगानिस्तान मेसोपोटामिया समय हड़प्पा सभ्यता शिल्पियों व व्यापारियों का शासन। हड़प्पा सभ्यता शिल्पी उस समय क्या था दोस्तों, शिल्पियों हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और अब व्यापारियों का ही शासन था, यानी कि उस समय शिल्पी यानी कि काम करने वाले जो कामगार यानी कि जो कि किसी भी वस्तु का निर्माण करने वाले, और व्यापारी का यानी कि बहुत सारे लेन देन करने वाले व्यापारियों का ही शासन था दोस्तों उस समय। अब बात करें दोस्तों धर्म क्या था दोस्तों, धर्म के बारे में बात करें दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता मंदिर को कोई अवशेष प्राप्त नहीं कि उस समय कोई धर्म को मानने वाले कोई लोग नहीं मिले। मोहन जो लोग ऐसे स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त यानी कि उसी समय एक स्वस्थ यानी कि इस तरीके एक चिन्ह प्राप्त हुआ है। इस तरीके से स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का चिन्ह प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य चिन्ह का इस तरीके से चिन्ह प्राप्त हुआ है जो कि उस समय पाया जाता था दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ सांड की पूजा, यानी कुबड़ वाला एक सांड था जिसका कुबड़ वाला इस तरीके से सांड हुआ करता था, जिसकी कुबड़ ऊपर निकली थी, और जिसके कुबड़ वाला एक सांड हुआ करता था उसका नाम जो कि सांड की पूजा की जाती थी दोस्तों। फिर नीचे बात करें हड़प्पा वृक्ष पूजा, सावित्री विलेज पीपल बबुल पूजा दोस्तों। उस समय क्या पीपल और बबुल की पूजा की होती थी दोस्तों। सिंधु प्रेम प्रेतवाद बुद्ध भक्ति और पुनर्जन्म के बीच मिलते दोस्तों। सिंधु समय प्रेतवाद यानी कि वृक्ष पूजा यानी वृक्ष पूजा पीपल और बबुल की पूजा की जाती, पीपल और बबुल की पूजा की जाती थी उस समय। और सिंधु से प्रतीक प्रेतवाद भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीच मिलते हैं, यानी कि प्रेतवाद यानी कि उस समय भूत प्रेत पर विश्वास हुआ करता था, और भक्ति की और भक्ति पर भी भरोसा नहीं, भक्ति करने से हमें कुछ फल प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से वो विश्वास किया करते हैं। और पुनर्जन्मवाद यानी कि हाँ कि पुनर्जन्म कि आज अगर जन्म हो गया है यहाँ पे तो हमारा जन्म डबल इस पृथ्वी पर हो सकता है, इस तरीके से पुनर्जन्मवाद बीज मिलते हैं दोस्तों। इस तरीके से वो अंत्येष्टि हड़प्पा सभ्यता अंत्येष्टि प्रकार दोस्तों। कोई भी इंसान अगर मर जाता था तो उसको किस तरीके से वो
कार्य करते थे, उसे किस तरीके से अंत्येष्टि देते थे, पूर्ण समाधिकरण यानी कि उसको या तो जमीन में दफना देते थे, आंशिक समाधि यानी कि कुछ हिस्सा जमा देते थे और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर रखते थे, और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार में आदमी को जला दिया जाता था। फिर बात करें दोस्तों लोथल से युग्म समाधान का यानी कि लोथल से ही युग्म, अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि दाह संस्कार का समाधान सक्षम कहाँ से मिला, लोथल से मिला है, युग्ल समाधान का नोट विधान इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं, यानी कि विधान लोथल से इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। रोपण मालिक से साथ कुत्ता अपने जैसे रोपण में क्या है, रोपण जो है पंजाब का रोपण है, जो राजस्थान से मिला है, क्योंकि जो मालिक होता था ना उसको कोई कुत्ता होता था तो कुत्ते को भी, अगर आदमी मर जाता तो कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था, मतलब मार के उसे भी दफना दिया जाने की साक्ष्य मिले दोस्तों। फिर लिपि कौन सी थी, लिपि के बारे में प्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम था, यानी कि कौन सी लिपि मान लीजिए कोई भाषा या कोई लिपि में लिखी कोई जानकारी इकट्ठा करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु लिपि पढ़ने से वेंडल ने किया दोस्तों, सिंधु जो लिपि है उसको पढ़ने का जो प्रयास किया गया था वो किसने किया है दोस्तों, A.L.A. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि का भाव चित्रात्मक था दोस्तों, कभी आपने एग्जाम जो उस समय क्या है कि दोस्तों जो प्रयास किया था L.L. वेंडल ने किया था, और सिंधु लिपि भाव प्रति चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रात्मक यदि चित्र के द्वारा ही मान लीजिए कि किसी गेंडे को प्रदर्शित करना है तो गेंडा बना दिया जाता, हाथी को प्रदर्शित करना है तो हाथी बना दिया जाता था, कुत्ता का बनाया तो कुत्ते को बना, पीपल बनाया तो पीपल बना दिया जाता था, घड़े का निर्माण है तो घड़े को बना, यानी इस तरह की चित्रात्मक लिपि थी उस समय। सिंधु लिपि दाएं से बाएं, यानी कि उस समय किसी इस तरीके से लिखी जैसे कि आज डायरेक्ट अपन दाएं से बाएं, इस समय क्या थी कि दाएं तरीके से चलते थे और बाएं पे खत्म हो जाती, फिर बाएं से चलती थी, फिर दाएं से चलती, फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरीके से चलती थी दोस्तों। ये इसमें दिया गया दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों इस लिपि माप तोल के पढ़ने की लिपि का ज्ञान हो जाने का फिर क्या था दोस्तों, माप तोल पढ़ने की लिपि का ज्ञान हो जाने का निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया दोस्तों। लिपि का ज्ञान यानी कि मान लिया जाए कि कोई ऐसी लिपि थी जिसके लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा सब आसान हो गया दोस्तों, यानी कि जब मान लिया जाए कि किसी अलेक्जेंडर R.A. वेंडल ने इसकी जब पढ़ा और उन्होंने प्रयास किया, उसको समझ आ गई, उसके बाद ही उन्होंने इसका लेखा जोखा रखने का काम आसान हो गया दोस्तों। फिर बाट के तरह की कई वस्तु मिली, जैसे मान लिया जाए कि उनके पता तो 16 उसके आवर्त को जैसे 16, 32, 48, 16, 100 इत्यादि का उपयोग होता है। तो बाट की तरह कई वस्तु मिली दोस्तों। मान लीजिए कि उनके पता चलता है कि तोल में 16 है उसके आवर्तक हो। उस समय इस तरह बाट वगैरह नहीं थे दोस्तों, उस समय इस तरीके के कुछ आवर्तक थे, जैसे मान लीजिए कि 16 ग्राम का, 32 ग्राम का, 48 ग्राम का, 64 ग्राम का, 160 ग्राम का, 320 इत्यादि का उपयोग होता था। उस समय माप तोल के लिए 16 आवर्तकों का इस तरीके से यूज़ किया जाता था दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल का तक भारत में 1 रुपया होता दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल यानी कि अभी तक जो काल है उसमें 1 रुपया से 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते, यानी 1 किलो में 25-25 के 4 पाव होते थे, और हर पाव में 4 कनवा, यानी कि 1 किलो में कुल 16 कनवे होते थे। यानी कि 1 किलो में अगर 4 पाव होते तो हर पाव में 4 कनवा होते थे। तो क्या होगा, 1 पाव में अगर 4 पाव होते तो 4 कनवा, 4 पाव में हर पाव में कितने 4 कनवा होते थे, तो कुल कनवे कितनी हो गई 4 पाव में 4 चौक 16 कनवे का 1 किलो होता था। कनवा सबसे छोटा, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना आने, वो आने ही वो 25 आने, 12 आने, 4 आने, तो इससे 4 कनवा 4 कनवा यानी कि 16 आने में कितने 16 चौक, यानी इस तरीके से 4 कनवा सबसे छोटी इकाई थी, जो कि 1 किलो में 4 पाव होते थे। फिर कनवा से फिर पाव होते थे, फिर पाव से 1 किलो बन जाता था, तो 4 चौक 16 है, तो 16 कनवा का मिलकर 1 किलो बनता था दोस्तों। फिर नीचे बात करें दोस्तों यह तथ्य, अब दोस्तों तथ्य वो चीज़ है जो आपको एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है दोस्तों। तो आपको वो डिटेल सारे अपने नॉलेज के बेस पर और एग्जाम के बेस पर भी ही, और दोस्तों ये और ये उनका सभी निचोड़ और आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछे जाते दोस्तों। बात कर दो एग्जाम क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान पूरे डिटेल पढ़ना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तथ्य, सिंधु भाषा प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जाता है, यानी कि इसकी जानकारी पूरी न होने का प्राग ऐतिहासिक सिंधु मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य, यानी कि उस समय द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे लोग, मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय। सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, सर्वाधिक स्थल कौन से राज्य में, गुजरात में खोजे गए। कौन से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, लोथल सूत्र में दोस्तों कौन से बंदरगाह थे दोस्तों, मन के बनाने का लोथल चौंद्रों से, लोथल निर्माण का मन के बनाने की जो पानी के मनके होते हैं उनको लोथल चौंद्रों से प्राप्त हुए दोस्तों। सिंधु मुख्य फसल गेहूँ और ज्योति, यानी कि एग्जाम में मुख्य फसल क्या गेहूँ और जो चावल नहीं थी दोस्तों, गेहूं और जो थी दोस्तों फसल और तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी दोस्तों। सिंधु लोग धरती पूजा और देवी के रूप में धरती पूजा करते, वो पीपल की पूजा भी करते थे, वो पुनर्जन्म विश्वास भी रखते थे। और दोस्तों
वो भूत पर विश्वास करते थे, भक्ति पर भी भरोसा करते थे दोस्तों। पूजा देवी के रूप में करते थे। सिंधु समय माता देवी की पूजा, यानी कि माता किसी माता देवी की पूजा की भी मूर्ति मिली, इसलिए माता देवी की पूजा की जाती थी। पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति सिंधु दोस्तों, पर्दा प्रथा यानी कि कोई आदमी होता था तो उसकी औरत उसके सामने पर्दा करता करती थी, और वेश्यावृत्ति सिंधु समय मतलब कोई औरत का आदमी मर जाता तो उसको वेश्यावृत्ति यानी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए वेश्यावृत्ति सभ्यता में प्रचलित थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की स्थल। हड़प्पा रावी नदी किनारे 1900 की धैर्म सानी इसकी खोज की संघ का बना हुआ बेड नटराज की आकृति इस आवृत्ति में 2019 की धैर्म सानी ने द्वारा इसकी खोज की 1900 की धैर्म सानी उसका संघ बना हुआ बेल, संघ का बना हुआ बेल और नटराज की आकृति यहीं से मिली प्राप्त मिली है दोस्तों। फिर नीचे बात करें दोस्तों, नीचे की अगर बात करें दोस्तों कि पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मछुआरा तो सिर के बल घड़ी नग्न से धर्म गर्भ से प्राप्त। सिर के बल खड़ी मान लिया जाए कि उल्टी यानी उल्टी चित्र में खड़ी हुई एक स्त्री का चित्र जैसे गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा प्राप्त है। मोहनजोदड़ो क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु के नगर 1922 में राखल 1921 में तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, लेकिन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल बनर्जी ने की थी। भवन पक्की ईंटों तो में सीढ़ी का साक्ष्य मिला दोस्तों, सीढ़ी भी प्राप्त है, उस समय सीढ़ी भी का यूज होता था। प्रवेश द्वार गली में कांसे की एक नर्तक की पूजा मिली, यानी कि इसी तरह की नर्तक की पूजा मिली है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर मिली, यानी कि एक श्रृंगी यानी कि एक सिंग वाला पशु आकृति वाली मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त। इस उसे मौत का टीला भी कहा जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो को मौत का टीला भी मिला कहा जाता है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, फिल्म देखी होगी, उसके बाद पता चल गया होगा कि कौन सा पशु हुआ करता था उस समय। सबसे सर्वाधिक पशु वो एक सिंग वाला पशु ही पाया जाता था उस समय। और दोस्तों नील की खेती उसी में दोस्तों बात करें लोथल। दोस्तों लोथल के भगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित गोदीवाड़ा के साक्ष्य चावल बाजरा दोस्तों यहीं से भगवा नदी गुजरात में स्थित गोदीवाड़ा के प्राप्त चावल बाजरा के साक्ष्य यहीं से मिले दोस्तों। दो मुँह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त है दोस्तों, दो मुँह वाले राक्षस के अंकन की मुद्रा भी यहीं से प्राप्त दोस्तों। लोमड़ी का अंकन दोस्तों, पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का अंकन प्राप्त भी यहीं से दोस्तों। मम्मी का उदाहरण प्राप्त दोस्तों, मम्मी का भी उदाहरण दोस्तों, यानी कि जो 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 कि एक इस तरीके कुछ ऐसी मूर्ति थी जिसका उदाहरण भी यहीं से प्राप्त हुआ दोस्तों। बतख बारहसिंगा गोरिल्ला का मुद्रा, जैसे बतख का भी बारहसिंगा की गोरिल्ला, ये सब कहाँ से प्राप्त दोस्तों, ये गुजरात के लोथल से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब नीचे बात करें दोस्तों तथ्य भारत और पुर्तगाल में गुजरात के लोथल धरोहर संग्रह दोस्तों क्या है, भारत और पुर्तगाल ने मिलकर यानी कि भारत ने और पुर्तगाल में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर की स्थापना करने का निर्णय, समुद्री यानी कि समुद्री धरोहर को बचाने के लिए वह स्थापना किसने की, भारत और पुर्तगाल ने मिलकर की दोस्तों। बात करें कालीबंगा घग्गर नदी के राजस्थान में स्थित दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया यानी कालीबंगा काली चूड़िया के नाम से जाना प्राप्त में विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त दोस्तों। दोहरे जोते हुए खेत भी यहीं से प्राप्त दोस्तों, दोहरे जोते हुए खेत भी यहीं से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यानी कि डबल जोते हुए खेत। यह नगर दो भागों में विभाजित, दो भाग सुरक्षा दीवार परपोटा से गिरे दोस्तों, ये दोहरे यहीं से नगर दो और दोनों भाग सुरक्षा दीवार से परपोटा से गिरे देने की माना जाए कि कोई अगर घर बने होते तो दोनों तरफ से दीवारें बड़ी बड़ी बनाई दी जाती थी दोस्तों। और अलंकृत के साथ प्राप्त लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त यही से हुए दोस्तों। और यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पाल सात अग्निकुंड प्राप्त, जिसमें राख वसु हड्डियाँ, जैसे यहाँ से ईंट और ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई दोस्तों। ऊँट का इनका पालतू पशु था दोस्तों, किसका, कालीबंगा का दोस्तों, किसका, कालीबंगा का। कहाँ का दोस्तों, ये कालीबंगा का ही। यहाँ से चबूतरे का सात अग्निकुंड पर, जिसमें राख एवं पशु की हड्डियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से ऊँट की हड्डियों का भी प्राप्त हुआ, ऊँट का पालतू पशु था किसका, कालीबंगा। यहाँ से सूती वस्त्र लिपटा हुआ उस्तरा भी प्राप्त हुआ दोस्तों। उस्तरा जो अपने बाल काटेंगे उस्तरा होता है, उसको सूती वस्त्र में लिपटा हुआ प्राप्त। यहाँ से कपास यानी सूत में मिला है तो यहाँ पे कपास का भी निर्माण होता था दोस्तों। फिर बाद जले हुए चावल के साक्ष्य यानी जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। युगल समाधि के साक्ष्य यानी कि पति पत्नी के साक्ष्य भी यानी ये समाधि में मिले तो साक्ष्य में दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आगे बात करें, यहाँ से शल्य शिक्षा प्राप्त हुई है। एक बच्चे का कंकाल सिंह भी मिला, तो यहाँ शल्य शिक्षा यानी कि जो शल्य शिक्षा यानी कि बच्चों की शिक्षा के साथ यह बच्चे का कंकाल भी मिला है। भूकंप के साथ मिले, भूकंप के साक्षी भी, उसमें भूकंप भी आया होगा, ये भी साक्षी मिला। वाकण का महोदय के अनुसार वाकण का एक उत्खनन करता है जो कि सिंधु घाटी सरस्वती नदी की सभ्यता कहा जाने चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी 200 से वैसे दोस्तों क्या है कि वाकण करने का है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही सरस्वती सभ्यता कहा जाना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे दोस्तों। उस समय के 200 से अधिक सरस्वती नगर बसे, तो एक सिंह वाला देवता के साक्ष्य यानी एक सिंह वाला देवता के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए दोस्तों। चौंदड़ा वाले मान के बनाने का कारखाना भी चौंदड़ा से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के दोस्तों, ईंट किसी कोई ईंट है दोस्तों, कोई ईंट बिल्ली जिसके ऊपर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का भी चिन्ह प्राप्त। बनवाली दोस्तों, बनवाली में क्या, हरियाणा के हिसार जिले स्थित, हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली स्थित अच्छे किस्म जो मिली वो हरियाणा के जो इस हिसार जिले में हल्की आकृति वाला खिलौना भी यहीं से बनवाली से प्राप्त हुआ दोस्तों। रोपड़ की बात करें, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित मानव के साथ कुत्ते का दोस्तों, पंजाब से सतलज से किनारे
किनारे पर स्थित है ये, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त। धोलावीरा बात करें दोस्तों, धोलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित जल प्रबंधन के लिए दोस्तों यहीं से धोलावीरा से 16 जलों का प्राप्ति का निर्माण धोलावीरा से गुजरात के कच्छ में से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त मिले दोस्तों। अब दोस्तों घोड़े की अस्थि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार से कि जो परिस्थिति असंतुलन की बात करें दोस्तों तो क्या है कि उस समय क्या था दोस्तों कि जो स्थिति थी वो कुछ उसके अनुकूल नहीं थी। मान लीजिए कि कुछ बीमारी आ गई होगी, या फिर कोई भूकंप आ गया होगा, या फिर कोई बाढ़ आ गई होगी, यानी कोई परिस्थिति यानी कि उसके अनुकूल नहीं थी जिस तरीके से वो रह रहे थे, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पतन उस समय सारा बाढ़ आने की वजह से ये सारा परिस्थिति अनुसंतुलन बिगड़ गया होगा दोस्तों, ये कहा जा सकता है। हम ये इसका ये मान सकते हैं दोस्तों। दूसरा ये जल प्लावन, मान लीजिए कि ये कह सकते हैं कि उस समय या तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि जल पानी की बाढ़ आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर उस समय मतलब जल शुष्क था, घग्गर का सूखना, यानी कि पानी न गिरना भी हो सकता है, यानी कि पानी की कमी के कारण भी घग्गर का सूखना, यानी कि एक घग्गर नदी का सूखना, एक घग्गर नदी उसको सूखना, यानी कि नदी में पानी न होने के कारण भी वहाँ पे शुष्कता, यानी कि वहाँ पे पानी की कमी हो गई होगी, जिसकी वजह से ये भी इसका विनाश हो गया होगा। ब्रह्माक्रमण, यानी कि हो सकता है कि ब्रह्मा का भावी आक्रमण, यानी कि बाहरी लोगों के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे स्थान प्राप्त हुए, वहाँ के सभी लोगों पर इस तरीके से आक्रमण कर दिया गया होगा, तो ये इसका पतन हो गया होगा। फिर नदी मार्ग में दोस्तों हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तन किसी न किसी कारण, मान लो मोहनजोदड़ो में देखा कि सोने के पत्थर मिलने के कारण उस नदी को मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हो सकता है पानी के मोड़ की वजह से वो उनका पतन हो गया हो। दूसरी प्रशासनिक शिथिलता, मतलब प्रशासन में हो सकता है वहाँ का प्रशासन उनके हाथों में सही तरीके से नहीं चल पाया होगा, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे वो अच्छी तरीके नहीं चल पाने के कारण वो उसका पतन हो गया होगा। बाढ़ का हो सकता है दोस्तों कि बाढ़ भी आ गई होगी, पानी ज़्यादा गिर गया हो तो बाढ़ भी आ गई। जलवायु पर हो सकता है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कि जलवायु उनके अनुकूल नहीं होगी, जिसकी वजह से वो भारी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण इसका विनाश हो गया हो सकता है दोस्तों। क्षेत्रफल, अब दोस्तों क्या है, अब बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा, धोलावीरा सबसे बड़ा था, फिर कालीबंगा सबसे बड़ा था। तो इस तरीके से आप इसको छोटे से बड़े से छोटे में बांट सकते हो। धोलावीरा में सबसे दोस्तों, धोलावीरा जो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, कौन सा, धोलावीरा। और पूरे पंजाब पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद धोलावीरा, और कालीबंगा सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों। फिर तथ्य बारे में बात करें तो तथ्य क्या है, बात करें 2020 के लिए विस्तृत जो शामिल करने के लिए 2 नामांकन प्रस्तुत किए हुए हैं। धोलावीरा गुजरात के भूपुरातन स्थल हड़प्पा शहर में, इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता खंडहर है। दक्कन सल्तनत के स्मारक के लिए दक्कन सल्तनत 5 प्रमुख स्थल उन्होंने दक्कन पठान विंध्य से कृष्णा नदी के बीच के स्थान को किया गया दोस्तों। फिर बात करें तथ्य ये भी है दोस्तों। अब दोस्तों तथ्य में ये जानकारी दी जाती है कि जो कि हमारे को उस समय नहीं मिली, वो अभी इस समय आधुनिक काल में मिली है, और वो क्या है कि वो उसको अपडेट करती है, तो वो तथ्य प्राप्त। तो उस समय क्या दोस्तों कि तथ्य में ये दिया गया है कि आर्य न तो विदेशी थे और न ही उन्होंने कभी भारत पर आक्रमण किया। आर्य भारत के मूल निवासी थे। हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग की खोदाई में मिले 2 मानव कंकाल, एक महिला पुरुष की डीएनए रिपोर्ट के अध्ययन और कई सैंपलों में जुटा गया आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक डेटा की वजह से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पहुंचे थे कि रिपोर्ट के मुताबिक आर्य और द्रविड़ एक ही थे, यानी कि आर्य और द्रविड़ कोई अलग अलग नहीं थे, ये एक ही थे। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। राखीगढ़ी एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के केंद्र है, यहाँ से बड़े केंद्र में से एक है। करीब 300 एकड़ में वर्ष 2015 में पुरातत्व ने यहाँ खुदाई शुरू की, करीब 300 एकड़ में, यानी कि 300 बीघा जमीन में वर्ष 2015 पुरातत्व ने यहाँ पर खुदाई शुरू की थी। कहाँ पे, राखीगढ़ी में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये सभ्यता, सिंधु सभ्यता में लोग रहते थे। इस सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, और दोस्तों ये कहाँ इसमें कौन कौन से वस्तु प्राप्त हुई, इसके जो स्थल है उसकी खोज करता कौन थे दोस्तों, और खोज करता में कौन कौन से चीज़ें वस्तुएं प्राप्त हुई, और दोस्तों ये कहाँ कौन से स्थिति में बसे हुए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ की सारी जो व्यवस्था थी वो किस तरीके की व्यवस्था थी दोस्तों, ये सारे इस वीडियो में अपन ने कवर किया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।